आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 5 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियां बनी है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के रेपिस्ट बीजेपी विधायक को 25 साल की जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की जानकारी मांगी। इन्हें बचाने के लिए क्या उपाय किए गए, 2 हफ्ते में बताए राज्य सरकार। लोकसभा घुसपैठ का मामला, मास्टरमाइंड ललित 7 दिन की रिमांड पर। ललित ने कल रात सरेंडर किया था। चौथी बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान के डिप्टी सीएम बने प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। पांचवी बड़ी खबर, मथुरा ईदगाह सर्वे रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया था। ये 5 बड़ी खबरें हैं आज की, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ में। आज बीजेपी के अपने आप को संस्कारी, चाल चरित्र चेहरे वाली बीजेपी बताने का जो दावा करती है, उसी के एक विधायक को 25 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। क्यों हुआ है ये सब कुछ? क्योंकि बीजेपी का ये विधायक नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया गया। क्या वाकई उस पीड़िता को इंसाफ मिल पाया? कब से मामला चल रहा था? जानिए पूरी रिपोर्ट हमारी इस खास खबर में। सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ को रेप केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार 15 दिसंबर को 25 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। ये रकम पीड़ित को दी जाएगी। दुद्धी सीट से विधायक रामदुलार सजा कम करने के लिए कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाया। कहा कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए कम सजा दी जाए। 9 साल पुराने नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने विधायक को 12 दिसंबर यानी मंगलवार को दोषी करार दिया था। विधायक को पॉक्सो धारा 376 और धारा 201 के तहत दोषी माना था। सजा के बाद अब बीजेपी विधायक की विधायकी जाना तय है। सरकारी वकील सत्यप्रकाश तिवारी ने सजा और जुर्माने की पुष्टि की है। नाबालिग से रेप की वारदात 4 नवंबर 2014 को दर्ज हुई थी। म्योरपुर गांव में नाबालिग लड़की से रामदुलार गौड़ ने रेप किया था। पीड़ित पक्ष के वकील विकास शाक्य के मुताबिक पीड़ित ने अपने बयान में बताया था कि रामदुलार उसके साथ करीब 1 साल से रेप कर रहा था। उसने 6 बार उसके साथ जबरदस्ती की। 9 साल पहले जब विधायक ने रेप किया था, तब उसकी पत्नी गांव की प्रधान थी। उस दौरान रामदुलार की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। मामला पहले पॉक्सो कोर्ट में था। 2022 में विधायक बनने के बाद ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में शिफ्ट हो गया था। पीड़ित के वकील विकास शाक्य बताते हैं, जमानत के बाद कोर्ट ने कई बार रामदुलार को तलब किया, लेकिन वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं आता था। यही कारण है कि मामला इतना लंबा खिंचा। 300 से ज्यादा बार तारीख लगी, सुनवाई हुई। पिछले साल कोर्ट ने रामदुलार के खिलाफ वारंट जारी किया। इसके बाद वो कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट में इस मामले में 8 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। वहीं पीड़ित के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक बनने के बाद रामदुलार ने 40 लाख रुपए की पेशकश की थी। रामदुलार गौड़ बयान बदलवाने और केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। यहां तक कि बहन के ससुराल जाकर समझौते के लिए धमकी दी। वकील शाक्य ने बताया कि विधायक बनने के बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित के डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ की। एक प्राइवेट स्कूल से पीड़ित की फेक मार्कशीट बनवा दी। इसमें उसकी जन्मतिथि में हेरफेर किया ताकि वो पॉक्सो एक्ट से बच सके, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दूसरी बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट मांगी है, और खास तौर पर वो धार्मिक स्थल जिनको नुकसान पहुंचाया गया, और राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। 2 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को जवाब देना है।
क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में और मणिपुर की सरकार की तरफ से अब तक इस मामले को लेकर के क्या कुछ किया गया है, सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों को लेकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने शुक्रवार 15 दिसंबर को राज्य सरकार से पूछा, धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मणिपुर सरकार को हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की पहचान करने के बाद 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को लिस्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थल शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में जांच, राहत, मेडिकल सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की जांच के लिए अगस्त में एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। इसमें हाईकोर्ट की 3 पूर्व जज जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी जोशी और जस्टिस आशा मेनन शामिल हैं। कोर्ट ने मई के बाद से क्षतिग्रस्त या नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण को लेकर समिति को एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने की भी अनुमति दे दी है। इधर मणिपुर में मारे गए 64 लोगों के शव कड़ी सुरक्षा के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि मई में जाति हिंसा का शिकार लोगों के शव मॉर्चुरी में रखे थे। आदिवासी एकता समिति ने अंतिम संस्कार के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सदर हिल्स कांग पोकपी में 12 घंटे के पूर्ण बंद का आह्वान किया। समिति ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की। हिंसा की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हिंसा के दौरान 175 मौतें हुई, 169 शवों की पहचान की गई। इम्फाल के JNI, MS और रिम्स अस्पतालों में रखे हुए कुकी समुदाय के 60 सदस्यों के शवों को मणिपुर पुलिस और सेना की असम राइफल्स इकाई की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरलिफ्ट कर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जाति हिंसा में मारे गए लोगों को 11 दिसंबर तक दफनाने या दाह संस्कार करने के निर्देश जारी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज तीसरी बड़ी खबर बनी है लोकसभा में घुसपैठ मामले में। अभी तक जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ललित झा, उसने सरेंडर किया है। कल रात उसने सरेंडर किया और अब उसको 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है और ललित झा के सरेंडर को लेकर के जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद में घुसपैठ मामले के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ललित ने गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस थाने में सरेंडर किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वो महेश नाम के व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। ललित ने संसद में घुसपैठ का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला और कोलकाता के एक NGO को भेजा ताकि ये मीडिया तक पहुंचा सके। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया था और वो अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन भी ले गया था, जिसे उसने जला दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। मोबाइल जलाने के बाद ललित बस स्टैंड से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने 2 दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वो एक दोस्त के साथ बस से वापस दिल्ली आ गया। यहां उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल वो पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम शनिवार या रविवार को संसद में सुरक्षा चूक के सीन को रिक्रिएट करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सभी आरोपियों को संसद परिसर ले जाया जाएगा। इससे दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि आरोपी कैसे संसद भवन में दाखिल हुए और कैसे अपने प्लान को अंजाम दिया। संसद में घुसपैठ कर स्मोक केन चलाने वाले सभी आरोपी भगत सिंह फैंस क्लब में शामिल थे। सोशल मीडिया ग्रुप पर ये लोग अपनी विचारधारा वाली पोस्ट डालते थे और वर्चुअली मिले। कई राज्यों के लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं। 5वें आरोपी गुरुग्राम के विशाल शर्मा से हिरासत में पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों का किसी आतंकी संगठन से संबंध सामने नहीं आया है।
सभी करीब 1.5 साल से संसद में घुसपैठ की साजिश कर रहे थे, तब वो मैसूरू में मिले थे। वहीं 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की कार्रवाई भी की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा ये एक प्लान्ड अटैक था। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सरकार का रुख अब क्या रहेगा, सरकार की कैबिनेट की बैठक कब होगी और सरकार क्या कुछ फैसले ले सकती है, इस सब पर जानिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भजनलाल ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर तक हंसी मजाक करते रहे। शपथ समारोह में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। वो शपथ ग्रहण शुरू होने के करीब आधे घंटे पहले ही अल्बर्ट हॉल पहुंच गए थे। वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के साथ बैठे थे। तीनों ने काफी देर तक आपस में बात की। 2 दिन पहले ही गजेंद्र सिंह की याचिका पर गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस चलाने का फैसला हुआ है। वहीं शपथ के बाद भजनलाल ने कहा, मैं भावुक और नतमस्तक हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने सचिवालय पहुंचकर पूजा पाठ के साथ मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करवाने के लिए उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई केंद्रीय मंत्री सचिवालय पहुंचे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद भजनलाल ने वसुंधरा राजे को मिठाई खिलाई। वहीं वसुंधरा ने भजनलाल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बैरवा और दिया कुमारी ने भी चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऑफिस में 3 आईएएस अफसरों की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। टी रविकांत को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव, आनंदी को सचिव और सौम्या झा को संयुक्त सचिव बनाया गया है। तीनों की नियुक्तियां अस्थायी तौर पर की है। तीनों अपने मौजूदा पदों पर भी काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। और आज की 5वीं बड़ी खबर मथुरा ईदगाह को लेकर। मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और कोर्ट ने इस मामले को लेकर के कमिश्नर के द्वारा सर्वे का आदेश दिया था। अब मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है, जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा, अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं, इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कमिश्नर सर्वे और हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा, कार्रवाई को चलने दें। शुक्रवार को शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को मेंशन करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था,
उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। ये सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह होगा। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर सबूत जुटाएगी और कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सर्वे का तरीका क्या होगा, टीम में कौन कौन होंगे, कब सर्वे करेंगे, ये सब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आप बताइए आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसमें और क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।